Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ सारे लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपके, क्योंकि वो 18 मार्क्स के होते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे 1 या 2 पेज भी लिखोगे तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते हो उस चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आपके एंटायर सिलेबस में से आने हैं। सो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। जब आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी किया करो। इस वीडियो के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि जो मैंने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं और मुझे लग रहा था कि वो उसमें रह गए हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो जीके बेस्ड होते हैं या करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो आपको इसके अलावा अब और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो रिमेनिंग चैप्टर्स थे उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ जो चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं उन चैप्टर्स के भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, आर प्रेडिक्शंस पॉसिबल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? क्या हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं? जनरली प्रिडिक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। द मेन फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर वेरियस इवेंट्स एंड ह्यूमन नेचर एंड नो जनरलाइजेशन आर ड्रॉन अबाउट दैम। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, यानी हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी वहाँ पर हो रहा है वो कौन कर रहे हैं? ह्यूमंस कर रहे हैं। अब ह्यूमंस की नेचर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन कब कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सी एग्रीमेंट पे, कौन किसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, कौन किसी के साथ एनिमिटी रखेगा। तो ह्यूमन नेचर जो है वो प्रिडिक्टेबल ही नहीं है। तो जो भी वो एक्शन लेने वाले हैं वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? पहले से ही। नोबडी कैन अंडरस्टैंड द रियल इंटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल एक्टर। तो इंटरनेशनल एक्टर्स यहाँ पे कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन एम्बेसडर्स जो डील साइन करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो ये जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हम कैसे उनके रियल इंटेंशंस जान सकते हैं कि अगर आज वो किसी के साथ फ्रेंडशिप कर भी रहे हैं तो उसके पीछे का रियल मोटिव क्या है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो प्रिडिक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस in fact is a considerably broader term and covers all sorts of relation among people and groups in the world society. So international relation क्या होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन, उनके बीच के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनेशनल रिलेशन। इट रेफर्स टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल। चाहे प्राइवेटली लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। दिस रिलेशन में और मे नॉट बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ऑफिशियल और लीगल। अब ये जो रिलेशन होते हैं ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सभ्यता से रिलेटेड, हमारी धर्म से रिलेटेड, हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ में इंक्लूड हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इट ऑल्सो कवर फील्ड सच एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, टेक्निकल कॉपरेशन, कमर्शियल, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड मैनी अदर सच लाइक एक्टिविटीज़। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत सारे, जैसे कि कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गए, या फिर हम टेक्निकली एक दूसरे से मदद ले रहे हैं किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे यहाँ पर हाई सीज़ का ऑपरेशन हो। फिर उसके अलावा कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, चाहे पब्लिकली चाहे प्राइवेटली, वो होती है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। और इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में बहुत ही बड़ी ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, कमेंट। मॉर्गेंथ्यू सेज दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। तो मॉर्गेंथ्यू जो है यहाँ पे स्कॉलर और पॉलिटिशियन, उन्होंने क्या बोला है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर एक कंट्री, हर एक पर्सन जो है स्ट्रगल करता है पावर को कैप्चर करने के लिए। नेशन ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन एंड सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। एक कंट्री जो है, एक नेशन हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने कंट्री के जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख सके। नेशनल पावर इज द मीन्स फॉर सिक्योरिंग दिस ऑब्जेक्टिव। और अगर नेशन स्ट्रांग होगी
पावरफुल होगी तो अपनी नेशनल पावर से अपने लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके एम्स हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। व्हेन ईच नेशन ट्राइज टू सिक्योर द गोल्स ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट बाय मीन्स ऑफ पावर, देयर इमर्जेस अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशन। जब हर कोई नेशन यही चाह रहा है कि हम अपने जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके जो एम्बिशंस हैं, उनके जो एम्स हैं, उसको पूरा कर सके, उनको एक अच्छी लाइफ दे सके, तो हर कंट्री यहाँ पे स्ट्रगल करेगी पावर को कैप्चर करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। तो इस तरीके से हर कंट्री स्ट्रगल कर रही है पावर को कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल रियलिज्म? पॉलिटिकल रियलिज्म स्टैंड्स एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ मैक्स वेबर, E.H. कोवी, मॉर्गेंथ्यू एटसेट्रा। ये जो पॉलिटिकल रियलिज्म का टर्म है, ये किन के नेम से एसोसिएटेड है? आपको 3 नाम याद रखने हैं। फर्स्ट मैक्स वेबर, सेकंड E.H. कोवी एंड थर्ड इज मॉर्गेंथ्यू। इट रिगार्ड्स पॉलिटिकल एज स्ट्रगल फॉर पावर। इन लोगों ने भी यही बोला है कि पॉलिटिक्स क्या है, जिसमें हर कोई स्ट्रगल कर रहा है पावर को कैप्चर करने के लिए। सीक्स टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सच फैक्टर्स पावर, सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो उन लोगों ने पॉलिटिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पॉलिटिक्स एक पावर का गेम है जहाँ पे हर कोई पावर कैप्चर करना चाहता है। सिक्योरिटी, हर कोई अपने लोगों को सिक्योर करना चाहता है, अपनी टेरिटरी के रिसोर्सेज को सिक्योर करना चाहता है। नेशनल इंटरेस्ट, अपनी कंट्री के जो नेशन के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियलिज्म? पॉलिटिकल आइडियलिज्म स्टैंड्स फॉर इंप्रूविंग द कोर्स ऑफ international relations by eliminating war, hunger, inequality, tyranny, power, suppression and violence from international relation. अब political idealism एक ऐसा सिनेरियो है, यानी ऐसे कंट्री को आप अज्यूम करो जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही वहाँ पर वॉर चल रही हो, ना ही वहाँ पर गरीबी हो, ना वहाँ पर लोगों में भूखमरी हो, वहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो, रूल्स जो हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, यानी कि जो डिक्टेटरशिप वाली सरकार है वो ना हो, पावर वहाँ पे हो सरकार के पास ताकि वो कानून को इम्प्लीमेंट कर सके, अच्छे से लोगों का वेलफेयर कर सके। सप्रेशन, वहाँ पर किसी भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, उन्हें सप्रेस नहीं किया जा रहा, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं कर रही सरकार, ना ही वहाँ पे वायलेंस हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल आइडलिज्म उसे कहते हैं, एक ऐसा आइडल वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, वहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं की जा रही। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकल आइडलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ रीज़न, साइंस एंड एजुकेशन। अब इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कि ये सारी चीज़ें ना हो, तो पॉलिटिकल आइडलिज्म किस चीज़ पे फोकस करता है? रीज़न, कि कोई भी चीज़ सोच समझ कर प्लान कर कर ही हमें एक्शन में लानी चाहिए। साइंस, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। और एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से अवेयरनेस आती है, लोगों को लिबर्टी मिलती है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस मिलती है। सो पॉलिटिकल आइडलिज्म का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ आइडलिस्टिक अप्रोच। कि जो आइडलिस्टिक अप्रोच है इसके हमने मेन फीचर्स डिस्कस करने हैं। आइडलिस्टिक अप्रोच एडवोकेट द नीड फॉर इंप्रूविंग इंटरनेशनल रिलेशन बाय रिमूविंग इविल्स प्रेजेंट इन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इलीगल तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल किया जा रहा है, टेररिज्म हो रहा है, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उन सबको रोकना, ताकि जो वर्ल्ड है वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बन सके, वहाँ पर किसी भी कंट्री के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, उस कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट, आइडलिस्टिक अप्रोच गिव इंपॉर्टेंस टू द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। कि मॉरली जो है, जो एग्रीमेंट है वो साइन हो, कहीं पे भी किसी भी कंट्री को फोर्स करके कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन नहीं करवाई जा रही है। यहाँ पर मॉरली क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले इंटरनेशनल रिलेशन में। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कुड बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर किसी 2 या 3 कंट्रीज़ में कोई लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, कोई डिस्प्यूट है, उसको जो है ऑन टेबल बैठ के डायलॉग्स के थ्रू जो है वो सॉल्व आउट किया जा सके। किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू या वॉर में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमने बनाए हुए, जैसे कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मदद ले सकते हैं। EU है, एशियन है, सार्क है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मदद के थ्रू जो है वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व किया जा सकता है बिना वॉर किए। क्वेश्चन, व्हाट इज मॉर्गेंथ्यूज रियलिस्टिक मॉडल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कि जो मॉर्गेंथ्यू का रियलिस्टिक मॉडल है उसके क्या मेन पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रीजन। कि जो भी फॉरेन पॉलिसी, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से डील करेगी, कैसे रिलेशन रखेगी, तो जो भी फॉरेन पॉलिसी बन रही है वो फैक्ट और रीजन और लॉजिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। तो यहाँ पर लिखा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट के, यानी लोगों का जो इंटरेस्ट होगा उस नेशन के, उसके अकॉर्डिंग जो है कंट्री की गवर्नमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉइंट, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड
डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर शुड चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब देखो, एक कंट्री के जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वो हमेशा 10 साल तक 15 साल तक एक जैसा ही नहीं रहेगा। सिनारियो बहुत जल्दी चेंज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। अगर कोई एक कंट्री बहुत पावरफुल है तो कंट्री के लोग चाहेंगे हमारी फ्रेंडशिप उसके साथ हो, हम उसके साथ अपनी एग्रीमेंट करें, डील साइन करें ताकि हमें बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि एक टाइम पे चाइना और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे, बट एक टाइम ऐसा भी आया कि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो ख़राब हुए, तो लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है इंडिया में जो चाइना के प्रोडक्ट्स है उसको बॉयकॉट करना चाहिए। तो वो चीज़ हमने अपनी चेंज की फॉरेन पॉलिसी में, और हम जो है अब किसके साथ ज़्यादा डील करते हैं, यूएसए के साथ। तो इस तरीके से जो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, तो कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने नेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच कंसिडर्ड स्ट्रगल फॉर पावर नेचुरल फैक्टर, whereas idealistic approach considered it unreasonable and unnatural factor। पे रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि जो भी कंट्री स्ट्रगल कर रही है पावर को कैप्चर करने के लिए वो नेचुरली है, क्योंकि देखो हर कंट्री चाहती है कि अपने सिटीजन्स की वो विशेस को पूरा कर सके, उनके एम्स को पूरा कर सके, तो एक नेचुरल फैक्टर में इंक्लूड होता है। बट अगर हम आइडियलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो अनरीजनेबल है ना, एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर देना जहाँ पर आपकी कंट्री के लोग जो है बहुत हैप्पी हैं, जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है आपकी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये तो ये कह सकते हैं अनरीजनेबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी पावर कैप्चर कर लो, लोगों के जो गोल्स हैं, एम्बिशंस वो कभी पूरे नहीं होंगे अपनी गवर्नमेंट के साथ, वो कभी भी हैप्पी नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये अननेचुरल फैक्टर है कि आप ये नेचुरली कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी पावर अपने हाथ में रख लोगे, आपकी कंट्री एकदम परफेक्ट होगी, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। पॉइंट, रियलिस्टिक अप्रोच हैज़ नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू मॉरल फैक्टर, वेयरएज आइडियलिस्टिक अप्रोच हैज़ गिवन इंपॉर्टेंस टू मोरालिटी। रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो कभी भी मॉरल फैक्टर, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेते। रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उन्हें सही लगता है अपनी कंट्री के लिए, अपने कंट्री के नेशन के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेते हैं। बट आइडियलिस्टिक अप्रोच में मोरालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लॉजिकली है या फिर वो सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है सोच समझकर प्लान करके जो है आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ रियलिज्म, राइट द नेम ऑफ हिज बुक। जो चीफ एक्सपोनेंट है जिन्होंने रियलिज्म की बात की है वो कौन है, मॉर्गेंथ्यू, और उनकी कुछ बुक्स का यहाँ पे नाम मेंशन है। फर्स्ट है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, सेकंड है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, थर्ड है इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, एंड फोर्थ है डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 सपोर्टर्स ऑफ द रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच के 4 सपोर्टर्स हमने बताने हैं। द फर्स्ट वन इज मॉर्गेंथ्यू, इन ट्राइचेक, थर्ड नेटजिच, फोर्थ कॉफमैन एंड फिफ्थ हेरोल्ड लेसवेल। तो ये मेन सपोर्टर्स हैं रियलिस्टिक अप्रोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूएस प्रेसिडेंट एडवोकेटेड आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो किस यूएस प्रेसिडेंट ने आइडियलिज्म को सपोर्ट किया है, वुड्रो विल्सन एडवोकेटेड आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो वुड्रो विल्सन वो प्रेसिडेंट है यूएस के जिन्होंने आइडियलिज्म को सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द 4 मेथड्स ऑफ द यूज ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर को यूज करने के 4 मेथड्स क्या है। फर्स्ट इज परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी को किसी चीज़ के लिए मनवाना या राजी करना वो चीज़ करने के लिए। रिवॉर्ड्स, थर्ड पनिशमेंट, एंड फोर्थ फोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the role of balancer in balance of power. Since changes in the power of nation takes place so often, there is a necessity of the balancer or holder of balance और द लाफिंग थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो इंटरेस्ट है नेशंस के वो बहुत क्विकली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडवांस्ड हो रही हैं, मॉडर्नाइज्ड हो रही है, जिसकी वजह से एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है कि अगर कोई 2 नेशंस लड़ भी रहे हैं आपस में, उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें उनके जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व आउट करने के लिए कोई बैलेंसर यानी कोई पर्सन, कोई मीडिएटर जो है वो होना चाहिए, थर्ड पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए ताकि वो वॉर में इंडल्ज ना हो। बैलेंसर इज अ नेशन और अ ग्रुप ऑफ नेशन। तो बैलेंसर में एक नेशन भी हो सकती है, ग्रुप में नेशंस भी हो सकती हैं जो किसी 2 कंट्रीज को वॉर में इंडल्ज होने से रोक रही हैं। बैलेंसर डज नॉट इंटरवीन, बट इफ वन साइड गेन्स इनफ स्ट्रेंथ ओवर द अदर साइड, द बैलेंसर जॉइन्स द वीकर साइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बैलेंस बैक टू नॉर्मल। वैसे तो बैलेंसर कंट्रीज या फिर नेशंस जो होते हैं वो इंटरवीन नहीं करते हैं किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या कंट्री के एग्रीमेंट्स में, बट यहाँ पर अगर 2 कंट्रीज ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उनमें वॉर हो सकती है या फिर उनमें डिस्प्यूट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो बैलेंसर वहाँ पे क्या करते हैं कि जो कंट्री वीक होती है उन दोनों में से उसको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बफर स्टेट। अ बफर स्टेट इज अ स्मॉल न्यूट्रल कंट्री सिचुएटेड बिटवीन 2 लार्ज हॉस्टाइल कंट्रीज एंड सर्विंग टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। बफर स्टेट क्या होता है, एक न्यूट्रल कंट्री होती है
न्यूट्रल कंट्री मतलब जो किसी भी एक कंट्री का साथ ना दे। जैसे दो बड़ी पावर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, जैसे चाइना और इंडिया, दोनों के बीच में बफर स्टेट कौन है? नेपाल। क्योंकि यहाँ पर नेपाल जो है एक स्मॉल कंट्री है, बट चाइना और इंडिया बहुत ही पावरफुल और इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, अपनी पावर इंक्रीज़ कर रहे हैं वो टाइम के साथ। तो यहाँ पर अगर कभी भी चाइना अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर इंडिया, तो दोनों तरफ से अगर कभी भी कोशिश होगी तो यहाँ पर जो नेपाल कंट्री है वो बीच में टेरिटरी उसकी सिचुएटेड है। कोई भी उस कंट्री को इनैक्स इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अगर वो कर लेंगे तो उनकी डायरेक्ट टेरिटरी जो है एक दूसरे के साथ टच हो जाएगी, जिससे वॉर के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो हमेशा जो बड़े दो पावरफुल कंट्रीज होते हैं वो बीच में जो बफर स्टेट होती है, जो न्यूट्रल स्टेट होती है, उसको कभी टच नहीं करते हैं, कभी उसको इनैक्स नहीं करते हैं, ताकि उनकी जो बाउंड्रीज है वो डायरेक्ट टच में ना आए और वो वॉर में इंडल्ज ना हो पाए। तो इस तरीके से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, एक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, लड़ाई झगड़े और इंक्रीज ना हो, इसीलिए बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो रखा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्टेट्स टू बी अचीव कलेक्टिवली थ्रू मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री रिसोर्सेज। सो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है कि कलेक्टिवली सब स्टेट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, सिक्योर करके रखना, चाहे उसके लिए मिलिट्री पर्पस के लिए हमें वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़े या फिर किसी टैक्टिक्स के थ्रू, एग्रीमेंट्स के थ्रू वो चीज़ करनी पड़े, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़े। तो कलेक्टिवली सारी कंट्रीज़ को सिक्योर करना इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी। द आइडिया बिहाइंड दिस सिस्टम इज़ दैट इफ ऑल द नेशंस अग्री टू टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द अग्रेसर, द डिफीट ऑफ द अग्रेसर इज श्योर। कलेक्टिव सिक्योरिटी के पीछे क्या आइडिया है कि अगर सारे नेशंस मिलकर जो है एक अग्रेसर नेशन के खिलाफ एक्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी कंट्री जो डिक्टेटर बन चुकी है, जहाँ के जो लीडर है वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ के सिटीजन्स को सिक्योर फील करने के लिए, उनके विशेस को पूरा करने किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि एक टाइम पे जर्मनी के एडोल्फ हिटलर थे, इटली के मोसोलिनी थे, जापान में डिक्टेटरशिप मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई थी, अभी नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग है। तरीके से अगर कोई कंट्री जो है इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करती है तो कलेक्टिवली सारी कंट्रीज मिलकर उस अग्रेसर स्टेट के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, और इस चीज़ में 100% श्योरिटी है कि वो जो अग्रेसर स्टेट है वो हारेगी ही हारेगी, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज जो है वो एक तरफ हैं। सो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ सिस्टम बाय विच ऑल द नेशंस टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट एनी अग्रेसर विच एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में सारी कंट्रीज मिलकर कलेक्टिवली एक्शन लेती हैं किसी एक अग्रेसर, एक या दो अग्रेसर स्टेट्स के खिलाफ, जब खतरा होता है किसी को भी सिक्योरिटी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाइपोलैरिटी? The major effect of the World War II on the international system appeared in the shape of bipolarity. World War II जो हुआ था 1939 से लेके 1945 तक, उसके बाद कोल्ड वॉर वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है कि जिसके अंदर दो पावरफुल नेशंस एक दूसरे के साथ स्ट्रगल ऑफ पावर में हो, यानी कि वो दोनों जो हैं पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हो। पूरी दुनिया में दो पावरफुल कंट्रीज, बाय का मतलब दो और पोलैरिटी का मतलब उनके पास पावर है। सो यहाँ पे ऑल द ग्रेट एंड बिग नेशंस वर स्कैटर्ड, जितनी भी बड़ी पावरफुल कंट्रीज उनको बहुत नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर II के अंदर। ओनली सोवियत यूनियन एंड यूएसए अपीयर्ड एज अ टू जायंट पावर्स ऑन द इंटरनेशनल सीन। सिर्फ दो ही कंट्रीज जो थी वो मेन पावरफुल बची थी, एक यूएसए और दूसरी यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं या आज के टाइम में रशिया कहते हैं। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंटेड टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी, और दोनों ही कंट्रीज की अपनी आइडियोलॉजी थी। जो यूएसए है वो फॉलो करता है प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूएसएसआर की, वो क्या चीज़ करते हैं? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लोगों का वेलफेयर, और साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सरकार के हाथ में सब कुछ रहेगा, नेशनलाइज्ड रहेगा, सरकार हर चीज़ को डिसाइड करेगी, और प्राइवेटाइजेशन को फॉलो नहीं करते। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड कर दिया था इन्होंने। ऑन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल राइवलरी बिटवीन द सोवियत एंड द अमेरिकन ब्लॉक इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द इंग्लिश हिस्टोरियन टॉनी बी डिस्क्राइब द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज बाइपोलर पॉलिटिक्स। बाइपोलर वर्ल्ड शुरू हुआ तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, और यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को पावरफुल कर सके दूसरे से। तो यहाँ पर एक इंग्लिश हिस्टोरियन है टोनी बी, उन्होंने वर्ल्ड को क्या एक नया टर्म दिया? बाइपोलर पॉलिटिक्स, जिसके अंदर सिर्फ दो ही पावरफुल कंट्रीज जो है वो प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन पोलराइजेशन। Polarization mean the union of like-minded countries into a single homogeneous unit in order to safeguard their national interest. Polarization का मतलब होता है like-minded country, यानी एक जैसा सोचने वाली या एक जैसी आइडियोलॉजी रखने वाली कंट्रीज जब मिलकर एक ग्रुप बना लें, एक यूनिट बना लें,
क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट एक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के साथ आज जो भी कंट्रीज़ हैं उनके गुड फ्रेंड्स हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, इजराइल हो गया, जापान हो गया, वो सब उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो एक जैसी आइडियोलॉजी रखते हैं, एक जैसे उनके नेशनल इंटरेस्ट है। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड ग्रुप। पोलराइजेशन नेचुरली मीन्स दैट वेरियस कंट्रीज विद सिमिलर आइडियाज ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड यूनाइट अराउंड अ सुपर पावर विद अ व्यू टू गिव यूनाइटेड फ्रंट। सो वो कंट्रीज़ जिनके आइडियाज़ सेम है किसी भी प्रॉब्लम को लेके इंटरनेशनल लेवल पे, और जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व आउट करना चाहते हैं मिलकर। तो इस तरीके से पोलराइजेशन में एक जैसा आइडिया या एक जैसी सोचने वाली कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में ग्रुप बनाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मल्टीपोलैरिटी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले जो वर्ल्ड था वो मल्टीपोलर था, यानी कि सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ पावरफुल नहीं थी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो थी वहाँ पे पावरफुल थी। द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विटनेस्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट क्या है? 1914 से लेके 1918 तक। तो इससे पहले वो कह रहे हैं कि जब ये स्टार्ट हो रहा था इरा वर्ल्ड वॉर 1 का, तो उस टाइम पे मल्टीपोलर वर्ल्ड था, काफ़ी सारी कंट्रीज पावरफुल थी। दिस मल्टीपोलैरिटी कॉन्टिन्यूड इन एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। जब वॉर खत्म भी हो गई, हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उस टाइम पे देखने को मिला। इफ द नंबर ऑफ ग्रेट पावर्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज 8, इट केम टू 7 आफ्टर द वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अगर 8 कंट्रीज पावरफुल थी तो वॉर के बाद 7 थी। तो यूजुअली हमें ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। हैपेंड बिकॉज रशिया विच वॉज शैटर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर re-emerged as a Bolshevik Russia after the war. Germany, which was given a crushing defeat, again woke up under Nazi forces led by the Hitler. अब देखो जो रशिया कंट्री थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वो शैटर्ड हो गई थी, यानी कि वहाँ पर रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में, और वहाँ पर दोबारा से बॉल्शविक पार्टी आई, उन्होंने सरकार को संभाला। तो रशिया वीक होने के बाद फिर से एक पावरफुल कंट्री इमर्ज हो गई थी। अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व था, उसकी इकोनॉमी को भी बहुत हार्म हुआ था, बट नाजी गवर्नमेंट आने के बाद से जर्मनी ने अपने आप को फिर पावरफुल कर लिया। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले। जितनी कंट्रीज पावरफुल थी उतनी ही कंट्रीज तब भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पावरफुल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री होती है, जैसे कि आज के टाइम में अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर हो गया? सबसे पहले एंड ऑफ कोल्ड वॉर। हमारा जो कोल्ड वॉर है जो किसके बीच में चल रहा था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसएसआर वीक हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हो गया इनके बीच में, तो एक ही कंट्री पावरफुल बची पूरी दुनिया में, वो है यूएसए। तो कोल्ड वॉर खत्म होने से एक जो है वर्ल्ड यूनिपोलर बना। सेकंड, लिबरलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो यूएसएसआर का पार्ट थी, बट धीरे धीरे उन्होंने लिबरेट होना यानी उससे फ्रीडम लेना, इंडिपेंडेंस लेना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो अपने आप इंडिपेंडेंट हुई हैं, और इंडिपेंडेंट होकर उन्होंने किसकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया? अमेरिका की, यानी कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से अगेन जो यूएसए है वो पावरफुल हो गया। थर्ड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये जो यूएसएसआर है जिसको आज हम रशिया कहते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके अंदर एक टाइम पर 15 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, धीरे धीरे करके सब सेपरेट हो गई। उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ है वो बना ली, जैसे कि लिथुनिया, लटाविया, इस्टोनिया, पोलैंड, ये सारे उसका पार्ट थे एक टाइम पे। जैसे यूक्रेन जो यूएसएसआर रशिया आज उसके साथ लड़ाई कर रहा है, तो ये सारे उसका पार्ट थे, और धीरे धीरे कर कर वो अपने अपने इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस तरीके से अगर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, ब्रेक डाउन हो गया, उसकी वजह से भी सिर्फ एक ही कंट्री बचती है पावरफुल, यूएसए। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर सिस्टम? यूनिपोलर सिस्टम मीन्स डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री ऑन इंटरनेशनल स्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन of USSR in 1991, the world become unipolar because USA becomes super power of the world. तो यूनिपोलर मैंने अभी आपको समझाया, जब एक ही कंट्री पूरे दुनिया पे डोमिनेट कर रही है, सुपर पावर है। और ये कब हुआ है? 1991 में, जब यूएसएसआर जो उसका सबसे बड़ा रिवलरी कंट्री थी जो ब्रेक डाउन हो गई, उसकी कंट्रीज धीरे धीरे अलग होकर इंडिपेंडेंट हो गई। तो यूएसएसआर वीक होने की वजह से सिर्फ एक ही पूरी दुनिया में पावरफुल कंट्री बचती है, और उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर सिस्टम या यूनिपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर सिस्टम के कुछ 4 मेन फीचर्स बताने हैं। फर्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस। अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करता है। सेकंड, लैक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर है ही नहीं, अमेरिका को बैलेंस करने के लिए उसकी पावर, कोई सामने कोई और ग्रुप में कोई कंट्रीज ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट रेदर देन टू आर्मामेंट। अब हर कंट्री को ये पता है कि अगर हमें यूएसए को टक्कर देनी है, हमें अपना
जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आर्थिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, ना कि हमें आर्मामेंट्स, क्योंकि आर्मामेंट से कुछ नहीं होगा। आज अमेरिका टॉप की कंट्री क्यों है? क्योंकि उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो एजुकेशन है, उनका जो कल्चर है, हर एक चीज़ परफेक्ट है। तो यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एक अमेरिकन रोल एज अ पुलिसमैन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अमेरिका जो है पूरा वॉच आउट करके रखते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो वर्ल्ड में प्रॉपरली हो रही हो, कोई भी कंट्रीज़ जो है किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। जितने भी आज के टाइम में ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे किसकी फंडिंग से चल रहे हैं? वहाँ पे अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका जो है एक पुलिस मैन की तरह जो है पूरे वर्ल्ड की टेक केयर करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 2 मेरिट्स ऑफ यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर सिस्टम के 2 मेरिट यानी फ़ायदे बताने हैं। बिगिनिंग ऑफ पीस एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस इन यूरोप। अब यहाँ पर जब एक ही कंट्री है जो पूरी दुनिया में पावरफुल है, तो जिसकी वजह से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट है, कोई किसी के साथ लड़ नहीं रहा है, सबको पता है कि जो अमेरिका है वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी बात, यूरोप के अंदर यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ईयू, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद वो कंट्रीज़ जो है वॉर में इंडल्ज नहीं होती हैं। उन्होंने जितने भी अपने प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व आउट कर लिए, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर अमेरिका को टक्कर देना है तो उन्हें एक ग्रुप के थ्रू ही अमेरिका को फेस कर सकते हैं, इंडिविजुअली वो उसको फेस नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, यूनिपोलर सिस्टम इज़ हेल्पफुल इन पीसफुल प्रोसेस। अगेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक पीसफुल एटमोसफियर बन गया है, क्योंकि अमेरिका को टक्कर देने के लिए या उनकी बात ना मानने के लिए किसी के पास कोई रीज़न है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 फीचर्स ऑफ बाईपोलर वर्ल्ड। बाईपोलर वर्ल्ड जिसके अंदर 2 पावरफुल कंट्रीज होती हैं, उसके फीचर्स बताने हैं। इन बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ओनली 2 कंट्रीज हैव डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, की 2 ही कंट्रीज डोमिनेट कर पाती हैं पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में। सेकेंड पॉइंट, इन बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जनरली रिमेन्स पीस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर अगर 2 पावरफुल कंट्रीज हैं तो एक कोई पावरफुल कंट्री अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकती, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि दूसरी कंट्री भी पावरफुल है, वो एक्शन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट, वो अवेयर कर सकते हैं वीक कंट्रीज को कि अगर दूसरी कंट्री ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया। तरीके से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है मेंटेन रहेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अमेरिकन हेजेमनी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आफ्टर द कोल्ड वॉर अमेरिका बिकम पावरफुल. Actually, it is the only superpower of the world. No country have matched its power. America can influence every activity of world politics. कोल्ड वॉर के बाद, यानी कोल्ड वॉर कब खत्म हुई है आपकी? 1991 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो सिर्फ एक ही कंट्री पावरफुल बची है, अमेरिका। और एक्चुअल में अमेरिका को हम सुपर पावर कहते हैं। सुपर पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी पावर को मैच करने के लिए कोई कंट्री है ही नहीं है। तो अमेरिका हर एक पॉलिटिक्स की जो एक्टिविटी है जो वर्ल्ड में हो रही है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका पार्ट बनते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मेजरली जो है वो डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1949. इट बॉन्ड द यूएसए टू डिफेंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप। नेटो की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में, कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि 1949 में बना था। इसमें मेन जो ग्रुप आपके रहते हैं वो कौन होता है? यूएसए रहता है और यूरोप के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो जो है एक मिलिट्री ग्रुप है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अटलांटिक अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। इसको अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, वेस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है, कि यूजुअली यूरोप की सारी वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं। वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स विच डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम रिगार्ड एज अ अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो ये जो है 12 कंट्रीज़ ने शुरुआत की थी इस नेटो के ग्रुप की। उस टाइम पे ये डिक्लेयर किया गया था इनकी मेंबर कंट्री पे किसी एक पे भी अगर अटैक करते हो तो वो सब कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा और वो मिलकर जो है उसका जवाब देंगे। नेटो वाज अ यूएस स्पॉन्सर्ड मिलिट्री अलायंस एंड एट प्रेजेंट कंसिस्टिंग ऑफ 32 कंट्रीज। नेटो जो है यूएस स्पॉन्सर्ड है ग्रुप है, यानी कि यूएस की फंडिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है नेटो के ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, और ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसके अंदर आज के टाइम में 32 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज ऑफ वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट में इन्वॉल्व जो है वो कंट्रीज का नाम बताना है, एक यूएसएसआर और दूसरा पोलैंड। नेटो जो है अमेरिका का ग्रुप था और जो वार्सा पैक्ट है वो यूएसएसआर का ग्रुप था, और ये दोनों ही मिलिट्री ग्रुप्स थे उस टाइम पर जब कोल्ड वॉर चल रही थी 1945 से 1991 तक। आज के टाइम में वार्सा पैक्ट जो है वो वर्क नहीं करता है, बट नेटो आज के टाइम में भी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर? मल्टीपोलर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ऑर्डर मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी बिग पावर्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं पावरफुल हैं, उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। मॉडर्न टाइम्स द वर्ल्ड इज बिकमिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड बिकॉज मेनी अदर बिग पावर्स लाइक रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, यूरोपियन यूनियन आर स्टैंडिंग बिफोर अमेरिका एंड गिविंग चैलेंज टू हर डोमिनेंस। आज के टाइम में सिर्फ एक ही सुपर पावर नहीं बची है, आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि 20 to 30 नेक्स्ट ईयर्स में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है पावरफुल कंट्रीज़ जो है इमर्ज आउट होंगी। उसमें जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, जापान ये सारी हैं। EU एज अ ग्रुप जो है वो पावरफुल होने वाला है, जो कि अमेरिका की पावर को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ डिमांड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यानी कि UNO, ये एक ग्रुप बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस ना हो पाए, जो कंट्रीज़ है वो वॉर में इंडल्ज ना हो। बट आज के टाइम में भी आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और जो अरब कंट्रीज़ है उनके बीच में वॉर चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें UNO प्रॉपरली स्टेप्स नहीं ले पा रहा या फिर उसके इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसलिए ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन के जो लॉज है उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए। देयर इज़ अ जेन्युइन डिमांड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द UNO बिकॉज एट प्रेजेंट सिनेरियो इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द होल वर्ल्ड। सो इसीलिए हर कंट्री आज के टाइम में यही चाहती है कि UNO को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि वो हर कंट्री की जो डिमांड है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सामने नहीं रख पा रहे हैं। स्पेशली जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल नीड टू बी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। तो स्पेसिफिकली ये बोला जा रहा है कि कौन से ऑर्गन, UNO के 5 मेन ऑर्गन्स हैं, उसमें से 2 ऑर्गन जो जनरल असेंबली है और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इस पे ज़्यादा फोकस करके कंट्रीज़ बोल रही हैं कि इसके रूल्स जो है वो दोबारा से बनाए जाएं बाकी सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर व्यू विच आर द 4 मेजर इमर्जिंग पावर्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो कौन से 4 आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में हमें इमर्जिंग पावर्स दिख रही हैं? सबसे पहले इंडिया, सेकेंड रशिया एंड थर्ड जापान एंड फोर्थ चाइना। तो ये पावरफुल कंट्रीज जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में पावरफुल बनती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन अरेंजमेंट by which the sovereign state might try to promote the interest of their citizens in collaboration with other state without abdicating national sovereignty। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उस 7 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आज के टाइम में हमें दिख रही है वो कौन से कॉन्टिनेंट्स पे है? एक एशिया और एक अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पर अभी ये कंट्रीज डेवलपिंग है, अभी ये इतना डेवलप नहीं हुई है, बहुत सारे रिसोर्सेज इन कॉन्टिनेंट्स पे अवेलेबल हैं। तो रीजनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज अभी बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट में है, इन्वायरमेंट को लेके वॉर में इंडल्ज है। तो इसीलिए रीजनल लेवल के ग्रुप्स बन रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट पे जितनी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ग्रुप्स बना रहे हैं ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिना वॉर में इंडल्ज हुए जो है सॉल्व आउट किए जा सकें। और इट इज़ इंडीड इन इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑफ सुपर पावर हेजेमनी। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, उनका मेन पर्पस यही रहता है कि वो अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। तो वहाँ पर उन्हें जो है ग्रुपिंग करनी पड़ती है आज के टाइम में। तो वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमिकली डेवलप कर सके। तो इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़, क्योंकि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। हर मिनरल या रिसोर्सेज में हमें दूसरों की मदद चाहिए होती है। तो उसके लिए वो जो है रीजनल लेवल पे ग्रुप बनाए जाते हैं। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या इंडिया चाइना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगर हम वॉर में इंडल्ज होंगे तो हम ही इस चीज़ में हमारी कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट नहीं होगा, हमारे आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ होंगी उनकी भी इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो इसीलिए रीजनल लेवल पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, कंट्रीज़ जो है वॉर में इंडल्ज ना हो। और दूसरी बात ये कि अमेरिका एक हेजेमनी है, सुपर पावर है, कि कल को वो वीक कंट्रीज़ को फोर्स कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, उनके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए। तब भी जो है रीजनल लेवल के ग्रुप पावरफुल होंगे, वो मिलकर जो है इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर रीजनल ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि वो अपने कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर सके और अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करके रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ सार्क। सार्क एक रीजनल ग्रुप है, यानी कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है उस पर जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वही इसका पार्ट है। और इसके मेंबर्स का नाम हमें बताना है। एट प्रेजेंट सार्क इंक्लूड 8 साउथ एशियन कंट्रीज। तो 8 साउथ एशियन कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड भूटान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EU। EU यानी यूरोपियन यूनियन, ये यूरोप कॉन्टिनेंट पे जो कंट्रीज है उसका ग्रुप है रीजनल। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन एम ऑफ EU वॉज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन स्टेट। जितनी भी इसके मेंबर स्टेट हैं उसके लिए एक पोलिटिकल और एक इकोनॉमिकली स्टेबल ग्रुप बनाया जाएगा ताकि वो कंट्रीज अपना उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने डायलॉग्स जो है वो एक्सचेंज कर
कर सके, अपना ट्रेड जो है वो अच्छे से कर सके और वॉर में इंडल्ज ना हो। सेकेंड, अ कॉमन करेंसी ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट शेल बी क्रिएटेड। इसके लिए कॉमन करेंसी रखी गई है। ईयू में एट प्रेजेंट 27 कंट्रीज हैं और 27 कंट्रीज की जो करेंसी है वो सेम है, दैट इज यूरो, ताकि उनको ट्रेड करने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क? जो सार्क अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जिसके अंदर 8 एशियन कंट्रीज हैं, उसका मेन सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है? सार्क इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर मेंबर स्टेट कैन डिस्कस देयर कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कैन फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो सार्क में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब आकर एक प्लेटफॉर्म पर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द मेंबर स्टेट ऑफ सार्क कैन ड्रॉ म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पर ट्रेड के थ्रू वो म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सार्क प्रोवाइड सेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर कंट्री, कि सार्क के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे अगर उन्हें कोई फॉरेन कंट्री से खतरा महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज G8? तो ये ग्रुप 8 है, इसका क्या मतलब है? ग्रुप 8 अर्लियर कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज बट इन 1997 विद द एडमिशन ऑफ रशिया इट कंसिस्टेड ऑफ 8 कंट्रीज। तो G8 जब बना था उसमें 7 कंट्रीज थे, बट 1997 के अंदर रशिया भी इसमें ऐड हो गया। तो वो कौन सी कंट्रीज हैं? USA, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा एंड रशिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क? सार्क के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि मेन बेसिक किस तरीके से सार्क ग्रुप काम करता है? सार्क इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरन इक्वालिटी, कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है हर किसी की रिस्पेक्ट की जाएगी, हर कोई कंट्री जो उसका मेंबर है वो इक्वल है। सेकेंड, डिसीजन एट लेवल आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमिटी, यानी कि सब मिलकर जो है वो डिसीजन लेंगे। डिसीजन जो है किसी कंट्री पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि मेंबर कंट्री को उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सार्क इज नॉट एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट इज फॉर्म टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। तो सार्क एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर आपको पॉलिटिकली कोई गोल अचीव करना है, आपको पावर गेन करनी है, ऐसा कुछ नहीं, इस पर्पस के लिए नहीं बनाया। सार्क का मेन पर्पस क्या है? डेवलपमेंट, की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिकली डेवलप करवाना है एक दूसरे की मदद से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ये ग्रुप? फेयर ऑफ द पीपल, ताकि लोगों का भला हो सके। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ताकि इकोनॉमिकली ग्रो कर सके वो कंट्री, सोशली प्रोग्रेस हो और उनकी जो सभ्यता है वो प्रोटेक्ट करके रख सके, वो डेवलप करें वो टाइम के साथ। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग दीज कंट्रीज, कि एक दूसरे की मदद करें, कलेक्टिवली सिक्योर रहें ये कंट्रीज। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय EU। EU यानी यूरोपियन यूनियन के 2 मेन चैलेंजेस बताने हैं। EU हैज़ फेल्ड टू अडॉप्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। EU कंट्रीज़ का मेन एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कंट्रीज़ के जो आइडियोलॉजीज़ है, जो आइडियाज़ है वो मैच नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, कॉमन करेंसी ऑफ EU इज़ नॉट अडॉप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट। यहाँ पर अभी मैंने आपको पीछे पॉइंट में बताया था कि EU की कॉमन करेंसी है यानी यूरो, बट ऐसा नहीं है। कुछ 2 या 3 कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनका अपनी खुद की करेंसी भी, जैसे फ्रांस की अपनी खुद की करेंसी है। तो इसकी वजह से कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉमन करेंसी फिर भी नहीं है, आइडियाज मैच नहीं करते। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो EU आज भी फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के 2 फीचर्स बताने हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इट इज़ द ओल्डेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पुराना कोई रीजनल लेवल का ग्रुप अगर बना हुआ है वो EU ही है। यूरोपियन यूनियन स्टैंड फॉर द डेमोक्रेसी, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस एट द अपोज टू वॉर। तो EU आज के टाइम में किस चीज़ों को सपोर्ट करता है? डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए, वर्ल्ड पीस यानी पीसफुल एटमोसफेयर मेंटेन करना है वर्ल्ड में, ह्यूमन राइट्स लोगों के अधिकार की बात करते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने हैं जो भी उसके मेंबर नेशंस हैं या जिनके साथ वो ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो वॉर को अवॉइड करने की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, what do you understand by the Marshall Plan? For the reconstruction of the economy of Western Europe, America started a plan known as Marshall Plan. तो यहाँ पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन मार्शल, उन्होंने एक प्लान निकाला था जिसको हम मार्शल प्लान कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए अमेरिका एक प्लान लेके आया था जिसको बोलते हैं मार्शल प्लान। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ब्रेक्जिट रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन? ब्रेक्जिट मीन द एग्जिट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द EU। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी करेंसी सेम नहीं है, जिनके आइडियाज़ या आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है EU में। EU में आज एट प्रेजेंट 27 कंट्रीज़ हैं। पहले ये 28 कंट्रीज़ होती थी, बट इसमें से एक कंट्री निकल चुकी है, उसका नाम क्या है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन की जो एग्जिट है EU से निकलने को, उसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। On June 23, 2016, in referendum, 52% people of England voted in favor of British
exit from the EU. This referendum is given the name Brexit. अब यहाँ पर 2016 के अंदर रेफरेंडम यानी वोट करवा के ब्रिटिश सरकार ने लोगों से पूछा था कि आप बताओ कि ब्रिटेन को EU से एग्जिट करना चाहिए या फिर उसका पार्ट रहना चाहिए। तो 52% लोगों ने ये वोट डालकर ये बोला था कि ब्रिटेन को EU से एग्जिट कर लेना चाहिए और इसी का ही नाम दिया गया था ब्रेक्सिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन साप्ता। In 1993, the SAARC countries emphasized to establish a super bazaar for their mutual interest. तो 1993 में SAARC कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो एक सुपर बाजार बनाएंगे ताकि वो आपस में एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करके रख सके और म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचा सके ट्रेड करके एक दूसरे को। इन दिस समिट मेंबर कंट्रीज साइंड साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिसंबर 1995 विद अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द SAARC। तो यहाँ पर एक समिट यानी एक मीटिंग होती है, उसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये साइन करते हैं साप्ता को। साप्ता की फुल फॉर्म यहाँ गिवन है, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये वर्क में कब आता है? 1995 में, जब इस पर जितनी भी सार्क कंट्रीज़ है वो सिग्नेचर करती हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट द मेंबर कंट्रीज मूव द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम देयर प्रोडक्ट फॉर म्यूचुअल ट्रेड। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसको कम से कम किया जाएगा साप्ता एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि जितनी भी सार्क कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट पहुंच सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लैनेट अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी वन सिंगल यूनिट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शन अमंग द पीपल आर बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें पूरे प्लैनेट यानी अर्थ को जो है एक सिंगल यूनिट समझा जाएगा और जो भी लोग हैं वहाँ पर उनका इक्वली डेवलपमेंट होगा। किसी भी कंट्री या लोगों के साथ जो है पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। सोशली और इकोनॉमिकली जो भी लोग इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ वो इंटरडिपेंडेंट होंगे, उन्हें जो है फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया को एक सिंगल विलेज समझा जाएगा जिसमें जो भी ग्लोबल इश्यूज है, ग्लोबल वार्मिंग है, हाई सीज, स्पेस, जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, हंगर है, उन सब पर जितनी भी कंट्रीज है वो मिलकर जो है डिसीजन लेंगी बैठकर और म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे वो एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन G77। द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर्म्ड अ प्रेशर ग्रुप नोन एज G77 एंड exerted pressure on different international bodies to bring about changes in the international economic relations and to promote cooperation between developed and developing countries। ये जो G77 ग्रुप है इसमें 77 कंट्रीज हैं और ये सारी 77 कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है जो धीरे धीरे अभी डेवलप हो रही हैं। इन्होंने ये ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रेशर डाल सके कि जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है, जिस अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं, वो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाए हैं अपने बेनिफिट के लिए, और जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल लॉज है ये चेंज किए जाए, उन्हें प्रेशराइज ना किया जाए किसी पर्टिकुलर डिसीजन को फॉलो करने के लिए। जो वर्ल्ड है वो पार्शियल ना हो, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका इक्वली डेवलपमेंट होना चाहिए और जो भी नए रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसका बेनिफिट इक्वली सबको मिलना चाहिए। तो यानी कि G77 डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है ताकि इंटरनेशनल बॉडीज़ उनकी बात सुने, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके वहाँ पर, और जो कॉपरेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ का वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अ नेशन बाय अडॉप्टिंग इट कैन इन्वेड सबऑर्डिनेशन ऑफ एनी पावर ब्लॉक एंड कैन ईजिली फॉर्म इट्स ओपिनियन अबाउट एनी प्रॉब्लम थ्रू एनालिसिस। अब यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट ग्रुप का अगर मैं आपको बताऊँ तो 1961 में इसकी मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में। यहाँ पर 5 मेन मेंबर कंट्रीज थी जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। अब ये दोनों कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके कंट्रीज़ को अपने साइड लेके आओ ताकि अपने आप को पावरफुल करो और दूसरे को वीक दिखा सको। उस टाइम पर जितनी भी कंट्रीज़ थी ना जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई, जैसे इंडिया उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ था, उसे नहीं पता था कि उसको किसका पार्ट बनना चाहिए, किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है। तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट कि हम किसी का भी मेंबर नहीं बनेंगे और दोनों कंट्रीज़ को और पावरफुल नहीं होने देंगे उसका मेंबर बन के। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। उसमें 5 कंट्रीज़ थी, इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट और यूगोस्लाविया। इन 5 कंट्रीज से मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करेंगे, किसी भी ब्लॉक को यानी यूएसए ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और अपना ओपिनियन जो है खुद बनाएंगे सारी सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द ब्रिक्स कंट्रीज। तो ब्रिक्स कंट्रीज के नाम बताने। बी से आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अरब स्प्रिंग। द अरब स्प्रिंग was a series of anti-government protest, uprising and armed rebellions that spread across the Middle East in early 2011. First, it was started in Tunisia in 2010.
अरब स्प्रिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में डिक्टेटर गवर्नमेंट्स थी। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो काफ़ी सालों से इलेक्शन नहीं करवा रहे थे अपनी कंट्रीज़ में और डिक्टेटर बनकर एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को। तो ये टुनीशिया जो कंट्री है 2010 में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये अरब स्प्रिंग। और उसके बाद धीरे धीरे कर कर जैसे लीबिया है, सऊदी अरब है, यमन है, कुवैत है, मोरक्को है, ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में अरब स्प्रिंग धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या था? एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट था कि वो उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ बनाएं, उनके अकॉर्डिंग जो है वर्क करें, उन कंट्रीज़ में इलेक्शन करवाएं। तो धीरे धीरे करके ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में स्प्रेड आउट हो गया था 2011 में। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNCTAD? UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्थ एंड साउथ कॉन्फ्लिक्ट? Since early 1970s, the issue of new international economic order has been the frontal issue in international relation involving the developing countries, third world on the one side and the developing countries first world on the other side. तो 1970s का जब टाइम चल रहा था, उस टाइम पर ये इशू जो नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट है ये हमें देखने को मिला। उसमें क्या था कि एक तरफ तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो किसी कंट्री से अभी फ्री हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं और धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रही हैं, वो थर्ड वर्ल्ड में आती हैं। तो वो एक तरफ थी। और दूसरी तरफ कौन थी? डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ में उस टाइम पे दो थी, एक तो USA, दूसरा USSR। तो यानी कि पूरी दुनिया को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला वर्ल्ड कौन था? USA, सेकेंड वर्ल्ड कौन था? USSR, और थर्ड वर्ल्ड कौन था? डेवलपिंग कंट्रीज़, वीक कंट्रीज़ जो धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कर रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द थर्ड वर्ल्ड मेड परसिस्टेंट डिमांड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो यहाँ पर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको इंटरनेशनल ऑर्डर को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितनी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, वो सारी की सारी दो जो मेजर कंट्रीज़ हैं उन्होंने बनाई हैं। और वो इस तरीके से बनाई गई हैं ताकि उनको बेनिफिट हो, ताकि वो वीक कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर सके। तो इसीलिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड रखी गई। द साउथ अगेन एंड अगेन मेक्स अ डिमांड फॉर न्यू एंड द नॉर्थ रेजिस्टेड। अब यहाँ पे जितनी भी साउथ कंट्रीज़ है वो सारी वीक कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उन्होंने बार बार डिमांड रखी कि नियो लेके आओ। बट जो नॉर्थ कंट्रीज़ है, जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, सारी की सारी रिच कंट्रीज़ नॉर्थ वर्ल्ड में ही आती हैं, उन्होंने इस चीज़ को रेजिस्ट किया। और इसी को बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट, यानी नॉर्थ और साउथ कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज होना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कंट्री इन्वॉल्व होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बनी थी। इट्स मेन एम इन डेवलपमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज। इसका मेन एम क्या है? कंट्रीज़ को डेवलप करवाना और उनके बीच का म्यूचुअल कॉपरेशन जो है उसको इंक्रीज़ करना। Now last question, write a note on G20. G20 is an international forum comprising 19 countries. G20 की मीटिंग अभी इंडिया में भी हुई थी लास्ट ईयर। G20 के अंदर टोटल 19 कंट्रीज़ हैं और एक EU है। EU के अंदर 27 कंट्रीज़ है। तो EU एज अ ग्रुप ही वर्क करता है। तो इसीलिए 19 कंट्रीज़ और EU को मिला के 20 कंट्रीज़ जो है G20 का पार्ट है। G20 जो ग्रुप है ये बना था 1999 में। It works to address major issues related to global economy such as international financial stability, climate change and sustainable development. अब G20 किस चीज़ के लिए बनाया गया है? ग्लोबल इकोनॉमी, यानी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबली इकोनॉमिकली डेवलप करें। और अगर किसी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो बाकी कंट्रीज़ उसकी मदद करेंगे। IMF या वर्ल्ड बैंक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, वहाँ से वो फंड्स ले सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस पर वो डिसीजंस लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको जुडिशियली यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बच सके। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस पे आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। इस सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, वो इसलिए बन गए क्योंकि आपका जो कंटेंट है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड इस बार ज़्यादा है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स से कनेक्टेड हैं। इसमें से प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए हैं। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको ईजिली ये क्वेश्चन जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। आई होप you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.